खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। तीन दिन के भारत दौरे पर आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचकर गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। पीएम ने जिनपिंग को साबरमती आश्रम भी घुमाया। साबरमती आश्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चरखे के बारे में बताया। उन्होंने पहले खुद चरखा चलाया, उसके बाद शी जिनपिंग से चलाने को कहा। इसके बाद विजिटर्स बुक में चीनी राष्ट्रपति ने अपने विचार लिखे। साबरमती आश्रम से निकलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उपहार भी दिए। मोदी ने उन्हें महात्मा गांधी की पेंटिंग, उनकी एक किताब और कुछ दूसरे उपहार दिए। मोदी इन उपहारों की विशेषज्ञता भी समझाते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट पर चीनी राष्ट्रपति की भव्य खातिरदारी की। मोदी एकदम गाइड की भूमिका में थे। जिनपिंग को रिवर फ्रंट गार्डन की सैर कराने के बाद मोदी ने उन्हें झूला भी झुलाया। मोदी खुद जिनपिंग के साथ झूले पर बैठे। चीनी राष्ट्रपति को झूला झूलते देख मौके पर मौजूद उनकी पत्नी भी खुद को नहीं रोक पाई और उन्होंने भी पहले अकेले और फिर पति के साथ झूले का आनंद लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बीच बीच में कुछ समझाते भी नजर आए। जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग साबरमती आश्रम पहुंचे तो वहां उनकी अगवानी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी थे। मोदी और गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने सूत की माला पहनाकर जिनपिंग का स्वागत किया। इससे पहले गुजरात के विकास के लिए चीन और भारत के बीच 3 समझौते हुए। पहला समझौता गुजरात सरकार और चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के बीच विकास को लेकर हुआ। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद थे। भारत चीन के बीच दूसरा करार अहमदाबाद शहर को चीन के ग्वांझाओ शहर की तरह विकसित करने पर हुआ। इस करार पर अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर और ग्वांझाओ शहर के मेयर ने दस्तखत किए। भारत चीन के बीच तीसरा समझौता गुजरात में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने को लेकर हुआ। इस इंडस्ट्रियल पार्क के लिए चीन का डेवलपमेंट बैंक पैसा देगा। करार चीन डेवलपमेंट बैंक और गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच हुआ। गुजरात के विकास के लिए हुए 3 करार से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अलग से बातचीत भी की। चीनी राष्ट्रपति 3 दिनों के दौरे पर आए। करार चीन डेवलपमेंट बैंक और गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच हुआ। गुजरात के विकास के लिए हुए 3 करार से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अलग से बातचीत भी की। चीनी राष्ट्रपति 3 दिनों के दौरे पर आए हैं, जिसकी शुरुआत गुजरात से हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के ग्रैंड हयात होटल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को घुमाते हुए कला प्रदर्शनी दिखाई। बुद्ध की प्रतिमा समेत कई कलाकृतियां यहां रखी हुई थी। गाइड की तरह पीएम मोदी जिनपिंग को कलाकृतियों के बारे में बता रहे थे। इसी दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी पत्नी पेंग ल्युआन का परिचय कराया। मोदी ने पेंग के साथ हाथ मिलाया और कुछ मिनट तक उनसे गुफ्तगू की। पेंग चीन की नामचीन गायिका और मॉडल रही हैं। इससे पहले पीएम ने अहमदाबाद के होटल में प्रोटोकॉल तोड़कर चीनी राष्ट्रपति की अगवानी की। मोदी ने जिनपिंग को गुलदस्ता भेंट किया और उनसे हाथ मिलाया। पीएम ने बुके देकर चीनी राष्ट्रपति की पत्नी का भी स्वागत किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगवानी के लिए मेजबान पीएम नरेंद्र मोदी ग्रैंड हयात होटल के द्वार पर पहले से ही आकर खड़े थे और जैसे ही जिनपिंग की कार रुकी, मोदी आगे बढ़े और हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। होटल के दरवाजे पर पीएम नरेंद्र मोदी को चीनी राष्ट्रपति का कुछ मिनट तक इंतजार भी करना पड़ा। इस दौरान वो घड़ी देखते नजर आए। साथ ही पॉकेट से एक पर्ची निकालकर भी उन्होंने कुछ पढ़ा। तब तक चीनी राष्ट्रपति की कार पहुंच गई। इससे पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली और सीएम आनंदीबेन पटेल चीनी राष्ट्रपति के लिए पहुंचे थे। शी जिनपिंग का विमान तय वक्त 2:30 बजे से 20 मिनट देरी से लैंड हुआ। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर चीनी राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत हुआ, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पत्नी और चीन की फर्स्ट लेडी पेंग ल्युआन के साथ भारत आए हैं। 3 दिन के दौरे पर आए चीनी राष्ट्रपति के साथ 160 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का डेलीगेशन 19 सितंबर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेगा। मुलाकात का कार्यक्रम 7 बजे दिल्ली के ताज पैलेस होटल में रखा गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के खिलाफ राजधानी दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तिब्बती लोगों के एक जत्थे ने चीनी दूतावास के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हुई।
तिब्बती शरणार्थियों ने दिल्ली में चीनी दूतावास के अंदर घुसने की कोशिश भी की। पुलिस ने इन्हें रोका और बड़ी मुश्किल से इन पर काबू पाया। तिब्बती शरणार्थियों को खदेड़ कर पुलिस ने पकड़ा और उन्हें हिरासत में लिया। दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों ने मजनू का टीला इलाके में भी प्रदर्शन किया और चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लगाए। सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे इन प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में काफी संख्या में तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। इलाके में इन लोगों ने तिब्बत के झंडे लहराए और चीन से तिब्बत की आजादी की मांग उठाई। इनका यह भी आरोप है कि चीन तिब्बतियों पर जुल्म कर रहा है। इसी बीच वाराणसी में एसपी कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनकी फोटो और चीन के झंडे को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चीनी सेना घुसपैठ कर रही है और पीएम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। वो 64 साल के हो गए हैं। अपने बर्थडे पर उन्होंने सबसे पहले मां को याद किया और उनसे मिलने गांधीनगर में अपने भाई के घर पहुंचे। उन्होंने मां के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। अपने जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी मां से मिलते रहे हैं। पीएम बनने के बाद मोदी पहली बार मां से मिलने पहुंचे थे। मां हीराबा ने अपने पीएम बेटे के जन्मदिन पर उनका मुंह मीठा कराया और अपने हाथों से मोदी को लड्डू खिलाया। इस दौरान मां हीराबा ने बेटे नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शगुन के तौर पर 5,001 रुपए भेंट किए। ये राशि जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी। घर के बरामदे में बैठकर मां हीराबा से पीएम नरेंद्र मोदी कुछ देर बातें करते रहे। 117 दिन बाद मोदी अपनी मां से मिल रहे थे। आखिरी बार वो मां से मिलने तब आए थे जब पीएम पद की शपथ लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे। करीब 25 मिनट तक मां के साथ रहने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जब निकलने लगे तो एक बार फिर मां के पैर छुए। मां ने बेटे पर प्यार जताते हुए उनका सर चूम लिया और आशीर्वाद दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में स्वावलंबन अभियान लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि गरीबों को भी स्वाभिमान के साथ जीने का हक है और गरीबों के स्वावलंबन से ही देश का स्वाभिमान बढ़ेगा। मोदी ने कहा कि गरीबों को सिर्फ एक मौके की जरूरत है। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित स्वावलंबन अभियान के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरातियों में स्वाभिमान और स्वावलंबन की भावना होती है, इसलिए गुजराती कभी भीख नहीं मांगते। स्वावलंबन अभियान के लॉन्च पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि मजदूरों के लिए मेडिकल स्कीम की योजना लाई जाएगी। उन्होंने अनाज भंडारण पर जोर दिया और कहा कि गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे ताकि अनाज न सड़े। इस मौके पर पीएम ने स्वावलंबन अभियान के लाभुकों को चेक भी सौंपा। इस मौके पर गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थीं। राजस्थान और गुजरात उपचुनाव में मिली कामयाबी से उत्साहित कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार ने 100 दिन के कामकाज को लेकर कांग्रेस ने बुकलेट जारी किया। कांग्रेस ने 14 पन्नों के इस बुकलेट के जरिए केंद्र सरकार के 100 दिन के कामकाज पर हमला बोला है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर उनके अधूरे वादों को लेकर तंज कसा और कहा कि 100 दिन में ही मोदी लहर का असर खत्म हो गया। कर्नाटक के बीदर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार पर कहा है कि नतीजों से हमें आंकने की गलती न करें और उन्हें भरोसा है कि 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों के बंटवारे पर बीजेपी और शिवसेना में खटास बढ़ गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। खबर थी कि वो सीटों के विवाद को सुलझाने के लिए उद्धव से मिलने मुंबई जाएंगे। बीजेपी शिवसेना के बीच सुलह के 3 फार्मूलों पर विचार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक फार्मूला नंबर 1 के मुताबिक महाराष्ट्र में 288 सीटों में से बीजेपी 125 और शिवसेना 151 सीटों पर लड़ सकती है। आरपीआई और स्वाभिमानी शेतकारी संगठन 12 सीटों पर लड़े। फार्मूला नंबर 2 के मुताबिक बीजेपी साल 2009 की तरह 119 सीटों पर ही लड़े, जबकि शिवसेना फार्मूला 1 की तरह 151 सीटों पर किस्मत आजमाए, जबकि बाकी सहयोगी दल 18 सीटों पर चुनाव लड़े। फार्मूला 1 3 पर भी विचार चल रहा है। फार्मूला नंबर 3 पर विचार ये है कि बीजेपी साल 2009 की तरह 119 सीटों पर लड़ने को तैयार है, लेकिन कुछ सीटों में बदलाव चाहती है। सूत्रों से खबर है कि शिवसेना इसके लिए तैयार नहीं है। इस बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना की लहर है और चुनाव जीतकर हम ही सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में इस बार बालासाहेब ठाकरे जी की लहर चल रही है और शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए तैयार है। उपचुनाव में हार पर शिवसेना ने बीजेपी पर चुटकी ली है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में उल्टा नतीजा शीर्षक के साथ संपादकीय छापा है, जिसमें चुनाव नतीजों को आश्चर्यजनक बताते हुए बीजेपी को इससे सबक लेने को कहा गया है।
बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए संपादकीय में लिखा गया है कि पैर जमीन पर रखें, जीत का उन्माद ना चढ़ने दें और हवा में सवार होकर तलवारबाजी ना करें। ये सबक जो लोग लेंगे वही महाराष्ट्र पर कब्जा करेंगे, अन्यथा जनता उल्टा सुल्टा करके चमड़ी छील डालेगी। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में भी गतिरोध जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। सीएम ने ये संकेत भी दिए कि वो कराड़ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एनसीपी आधी यानी 144 सीटें मांग रही है, जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। अब इंतजार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच मुलाकात का हो रहा है, जहां सीटों पर आखिरी फैसला होगा। उपचुनाव में हार को लेकर बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के नतीजे अनुभवी बुजुर्गों को दरकिनार करने और यूथ ब्रिगेड को कमान देने का खमियाजा है। अभी स्टेट्समैन जैसे लोगों को अगर आप नहीं रखेंगे तो सिर्फ यूथ या यूथ ब्रिगेड को सामने लाएं और जिसके पास अनुभव नहीं हो, मैच्योरिटी नहीं हो या कम हो, तो उसका खामियाजा तो हमें जरूर भुगतना पड़ेगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी आलाकमान से वरिष्ठों को वापस मुख्य भूमिका में लाने की मांग की है। लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे जो स्टेट्समैन हैं, या मुरली मनोहर जोशी जी हैं, या हमारे जसवंत सिंह जी थे। मेरा अभी भी एक विनम्र प्रार्थना है, अनुरोध है कि ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए। शॉटगन ने बिहार उपचुनाव में हार का ठिकरा सुशील मोदी के सिर पर फोड़ा। उन्होंने सुशील मोदी पर तानाशाह की तरह काम करने का आरोप लगाया। ये सुशील मोदी जी का ही पूरा नेतृत्व था और शायद सुशील मोदी जी ने किसी को नजदीक नहीं आने दिया, किसी को नजदीक लाने के काबिल नहीं समझा। सुशील मोदी जी कोई वन मैन आर्मी बनने की कोशिश की है, वन मैन आर्मी बनकर चल रहे थे, तो उसका परिणाम जो हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने वृंदावन में रह रही विधवाओं को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों की विधवाओं को यहां रहने नहीं आना चाहिए। जो बिहार से आते हैं तो बिहार में रहे, तो मथुरा में ये लोग जो रह रहे हैं उनको रहने दो, लेकिन बहुत आबादी बंगाल से आ रही है जो ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने कहा कि विधवाओं ने भीख मांग मांग कर बैंक बैलेंस बना लिया है। वो ऐश से रह रही हैं, लेकिन फिर भी भीख मांग रही हैं क्योंकि उन्हें भीख मांगने की आदत हो गई है। बैंक बैलेंस सब है उनके पास, अच्छी आमदनी मिल रही है उनको बहुत अच्छा बेड भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी भीख मांगते हैं। एक आदत हो गई है, क्या करते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए लोगो लॉन्च किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ऐलान मोदी सरकार ने बजट में किया था। ललिता कुमार मंगलम को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तमिलनाडु की ललिता कुमार मंगलम बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं और हाल ही में उन्हें पार्टी का प्रवक्ता भी बनाया गया था। उत्तराखंड में मिशन क्लीन गंगा को लेकर सीएम हरीश रावत और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें हरीश रावत ने केंद्र से 10,000 करोड़ रुपए की मदद का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने केंद्र को सहयोग का भरोसा दिया। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। सतीश साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक पद पर के नियम के तहत वो इस्तीफा देंगे। दिल्ली में एक महिला जिमनास्ट से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जिमनास्ट ने कोच और साथी खिलाड़ी पर बदतमीजी और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उन दोनों ने मेरे साथ बहुत बदसलूकी की, बहुत अभद्र शब्द बोले, बहुत बदतमीजी की और इतना अपमानजनक शब्द बोलते चले गए कि जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया। जिमनास्ट ने फेडरेशन के अलावा अधिकारियों पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। महिला खिलाड़ी के मुताबिक फेडरेशन ने उससे कई बार पूछताछ की, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फेडरेशन ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, टाल मटोल करते रहे। मेरे साथ नंबर ऑफ मीटिंग्स अरेंज करी गई, मुझसे पूछताछ लगातार चलती रही, पर कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। इस मामले में दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने की पुलिस पर भी बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। महिला जिमनास्ट के मुताबिक उसे 10 घंटे थाने में बिठाया गया और इसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हालांकि बाद में आला अधिकारियों के दबाव में आरोपी जिमनास्ट की कोच मनोज राणा और खिलाड़ी चंदन पाठक के खिलाफ धारा 506, 509 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। दोनों आरोपी फिलहाल गिरफ्त से बाहर हैं।
पश्चिम बंगाल की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में एक लड़की के यौन शोषण के मामले में प्रदर्शन कर रहे 35 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी छात्र साथी छात्रा के साथ हुए यौन दुर्व्यवहार की नए सिरे से जांच की मांग कर रहे थे। इस घटना से गुस्साए छात्रों ने कुलपति अभिजीत चक्रवर्ती और रजिस्ट्रार का घेराव भी किया। छात्रों ने कैंपस में जमकर तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके छात्रों को खदेड़ा। इस पुलिस कार्रवाई में 30 से ज्यादा छात्र घायल हुए। पुलिस कार्रवाई के विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन में शामिल छात्राओं ने पुलिस वालों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी छात्र नया जांच पैनल बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। राज्य सरकार ने छात्रों के घेराव को समाप्त करने की अपील की। राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने घेराव को गैर लोकतांत्रिक तरीका बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों को घेराव खत्म करना चाहिए और यूनिवर्सिटी प्रबंधन से बातचीत करके मामले का हल निकालना चाहिए। बिहार के नालंदा में मगध विश्वविद्यालय की शाखा खोलने की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर टायर जलाकर ट्रेनें रोक दी और घंटों हंगामा किया। जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत के बीच सेना के आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए अब तक 6 आतंकियों को मार गिराया है। कल रात को कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। शारदा चिटफंड घोटाले की जांच के दायरे में आए असम के पूर्व डीजीपी शंकर बरुआ अपने गुवाहाटी के घर पर मृत पाए गए। आशंका जताई जा रही है कि शंकर बरुआ ने खुदकुशी की है। शारदा स्कैम की जांच के दायरे में बरुआ भी थे। सीबीआई ने 2 हफ्ते पहले उनके घर पर छापेमारी भी की थी। बरुआ के परिजनों का कहना है कि इस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और खुदकुशी कर ली। साईं विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज अनिल दवे ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं साईं ट्रस्ट का मेंबर रह चुका हूं, इसलिए सुनवाई नहीं करूंगा। अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 ट्रेनी जजों को बर्खास्त कर दिया है। इन पर एक लड़की से बदतमीजी का आरोप है। हाईकोर्ट ने ये कार्रवाई मामले की जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद की। जांच में कमेटी ने ट्रेनी जजों पर लगे आरोपों को सही पाया था। नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी मुनिंदर सिंह पंढेर को झटका लगा है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पंढेर की जमानत याचिका खारिज कर दी है, यानी अब भी पंढेर को जेल में रहना होगा। निठारी कांड के कुछ मामलों में पंढेर को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली को मेरठ से गाजियाबाद की डासना जेल में शिफ्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर तक कोहली की फांसी पर रोक लगाई है। शूटर तारा शाहदेव को धर्म परिवर्तन कराने के मामले में आरोपी पति और सास को राहत नहीं मिली। रांची के सीजेएम कोर्ट ने रकीबुल और उसकी मां की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। नाबालिग के यौन शोषण के केस में जोधपुर जेल में बंद आसाराम। शूटर तारा शाहदेव को धर्म परिवर्तन कराने के मामले में आरोपी पति और सास को राहत नहीं मिली। रांची के सीजेएम कोर्ट ने रकीबुल और उसकी मां की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। नाबालिग के यौन शोषण के केस में जोधपुर जेल में बंद आसाराम को आज कोर्ट में पेश किया गया। राजस्थान में वकीलों की हड़ताल के चलते 2 महीने तक आसाराम की पेशी नहीं हो पाई थी। कल इस केस में पीड़ित की मां का बयान दर्ज होगा। उत्तरी चीन के हेबई प्रांत से सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक बस स्टॉप के पास डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके परखच्चे उड़ गए। यह हादसा ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने के चलते हुआ। हादसे की तस्वीरें एक सीसीटीवी में कैद हो गई। ट्रक की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। रशिया से भी सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक बाइक सवार सामने से आ रही कार से पहले टकराया और उसके बाद उछलकर उसी कार के ऊपर गिर गया। इसी वक्त दूसरी कार भी आ गई। सड़क हादसे का यह हैरान कर देने वाला वीडियो सड़क से गुजर रही एक कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में कैद हुआ। गनीमत रही कि बाइक सवार सुरक्षित बच गया। हादसे के बाद कार सवार लोगों ने बाइक सवार को उठाकर हॉस्पिटल भिजवाया। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। सर्वे के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। जितेंद्र सिंह के मुताबिक केंद्र हालात पर नजर रखे हुए है और सरकार हर संभव मदद कर रही है। जम्मू कश्मीर में आई तबाही के दौरान रेस्क्यू में लगी सेना ने पाकिस्तानी नागरिकों का भी दिल जीत लिया है। सेना ने पुंछ और राजौरी में आई बाढ़ में फंसे कई पाकिस्तानी परिवारों को तबाही के सैलाब से सुरक्षित बचाया। इनमें से कई परिवार पाक अधिकृत कश्मीर के रावलाकोट इलाके के निवासी हैं, जो पुंछ और रावलाकोट के बीच बने पुल के टूट जाने से वापस नहीं जा पाए थे। भारतीय सेना इन्हें बाढ़ प्रभावित इलाके से निकालकर अब सुरक्षित वापस भेज रही है। जिले के खानपुर इलाके में डीटीसी की क्लस्टर बस ने सड़क पार कर रहे युवक को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए बवाल के बाद जम्मू पठानकोट हाईवे जैम हो गया है। सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर फंसी हुई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां ट्रक यूनियन के लोगों और स्थानीय गुट के बीच विवाद हो गया। झड़प और फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मिनी ट्रक और एक गाड़ी की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्ले स्कूल की बस ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने खुद को गृह मंत्री राजनाथ सिंह का दामाद बताकर पहले वीआईपी ट्रीटमेंट के बीच हरमंदर साहब में मत्था टेका और फिर जमकर खरीदारी की। हालांकि जल्दी इसकी पोल खुल गई और ये गिरफ्तार हो गया। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके के जंगल में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। स्कूल के बैग से गला दबाकर युवक की हत्या की गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक रेप पीड़ित लड़की ने इंसाफ न मिलने पर खुद को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई। यूपी के अलीगढ़ में लोगों ने एक लड़के पर लव जिहाद का रास्ता अपनाने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया। लड़के की बाइक को आग के हवाले कर दिया गया और प्रेमी जोड़े को पुलिस के हवाले। ठाणे के भिवंडी में एक शख्स ने एक तरफा प्यार में लड़की की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के समय लड़की की बड़ी बहन घर में मौजूद थी। लखनऊ पुलिस ने 3 सितंबर को हुए फैशन डिजाइनिंग के छात्र नीतीश की हत्या का खुलासा करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सर्च इंजन गूगल ने एक बार फिर 5 साल से बिछड़े हुए मां बेटों को मिला दिया। बिहार के किशनगंज में एक आदिवासी बच्चा गूगल और पुलिस की मदद से अपनी मां से मिला तो दोनों की खुशी का ठिकाना न था। केदारनाथ के लिए हवाई सेवाएं एक बार फिर से बहाल हो गई हैं। बारिश के समय 6 कंपनियों ने अपनी सेवाएं बंद कर दी थी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बारिश के बाद फिर से राफ्टिंग शुरू हो गई है। अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्ताबाज जय भगवान के विवादास्पद नामांकन के बाद मनोज ने खेल मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क किया था। खेल मंत्रालय ने आखिरकार बॉक्सर मनोज कुमार को अर्जुन अवार्ड देने का फैसला किया है। पाकिस्तान में कोर्ट के आदेश पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, कुछ केंद्रीय मंत्री और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने बीती 30 अगस्त को उसके 3 कार्यकर्ताओं की कथित हत्या के मामले को लेकर याचिका दायर की थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकवादियों ने नेटो सैनिकों को निशाना बनाकर कार ब्लास्ट किया।